आज हम बात करेंगे आबंध ऊर्जा के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं आबंध ऊर्जा क्या होती है। देखिए, हमको ये पता है कि कोई भी अणु है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इन परमाणुओं के बीच में क्या पाया जाता है, बंध पाया जाता है। ये परमाणु किससे जुड़े होते हैं, बंध से जुड़े होते हैं। तो अगर इन परमाणुओं के बीच में बने हुए बंध को तोड़ने के लिए, अगर हमको तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बंध को तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वही हमारी क्या कहलाती है, आबंध ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, तो H2 के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 435.8 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा हमको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तब इस H2 में H और H के बीच में बना हुआ जो बंध है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यही क्या कहलाएगी, हमारी आबंध ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच विद्यमान आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस आबंध की क्या कहते हैं, हम आबंध ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब आबंध ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, आबंध ऊर्जा को हम कौन कौन से मात्रक में माप सकते हैं। तो देखिए, आबंध ऊर्जा को हम दो मात्रक में माप सकते हैं। किसमें किसमें, एक तो हम इसको माप सकते हैं किलो कैलोरी प्रति मोल में माप सकते हैं, और दूसरा हम किस में माप सकते हैं, इसको किलो जूल प्रति मोल में हम इसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि आबंध ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा तो अधिक होता है, बंध उतना ही क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इसका मतलब कि ये है कि किसी भी बंध को तोड़ने के लिए अगर जितनी ज़्यादा आबंध ऊर्जा लगेगी, मतलब आबंध ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा वो बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आबंध ऊर्जा के मान की सहायता से किसी यौगिक के स्थायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब कि आबंध ऊर्जा का मान कि अगर ज़्यादा है तो वो यौगिक क्या है, उतना ही स्थायी है, और आबंध ऊर्जा का मान जितना कम है तो वो यौगिक उतना ही क्या है, अस्थायी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि आबंध ऊर्जा के प्रकार, आबंध ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, आबंध ऊर्जा के दो प्रकार हैं। एक कौन सा है, आबंध वियोजन ऊर्जा जिसको हम D से दर्शाते हैं, और दूसरा है औसत आबंध ऊर्जा जिसको हम किससे दर्शाते हैं, E से दर्शाते हैं। ठीक, तो देखिए द्विपरमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु मतलब ऐसा अणु जो दो परमाणुओं से मिलकर बना है वो क्या कहलाता है, हमारा द्विपरमाणु अणु। तो जैसे H2 का अणु है तो ये कितने परमाणु से मिलकर बना है, दो परमाणु से मिलकर बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विपरमाणु अणु। तो द्विपरमाणु अणु के लिए आबंध वियोजन ऊर्जा और औसत आबंध ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि D बराबर E होता है, किसके लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए। अब हम बहुपरमाणु अणु के लिए देख लेते हैं। तो बहुपरमाणु अणु के लिए जो आबंध वियोजन ऊर्जा है और औसत आबंध ऊर्जा है, इसका ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, तो किसी बहुपरमाणु अणु में किसी आबंध विशेष को विघटित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं, हम D से दर्शाते हैं। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अणु है, बहुपरमाणु अणु है, उसमें एक विशेष बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हमारे पास H2 का क्या है, अणु है। तो H2 के अणु में यहाँ पर जो H2 का अणु है वो क्या है, एक बहुपरमाणु अणु है। मतलब कि यहाँ पर दो परमाणु से ज़्यादा परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक विशेष बंध को तोड़ने के लिए, विशेष बंध मतलब कि जैसे मान लीजिए ये OH का जो बंध है, ठीक है, मान लीजिए ये पहला बंध है, ये दूसरा बंध है, तो इस पहले बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी, आबंध वियोजन ऊर्जा। उसी तरह इस दूसरे विशेष बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि औसत आबंध ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए, किसी अणु में सभी एक जैसे बंधों के लिए अलग अलग आबंध वियोजन ऊर्जा का औसत ही क्या कहलाता है, औसत आबंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कि यहाँ पर मैंने किसका अणु बनाया है, मीथेन का अणु बनाया है। तो मीथेन के अणु में कितने बंध हैं, 4 बंध हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो यहाँ पर कितने बंध हैं, 4।
1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए हम इस बंध को तोड़ते हैं, ठीक है, इस CH बंध को तोड़ते हैं तो हमें क्या होगा, एक औसत वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक औसत वियोजन ऊर्जा होगी। अब इस बंध को तोड़ते हैं तो एक इसकी औसत एक आबंध वियोजन ऊर्जा होगी। इस बंध को तोड़ते हैं तो इसकी अलग आबंध वियोजन ऊर्जा होगी। इस बंध को तोड़ते हैं तो इसकी अलग आबंध वियोजन ऊर्जा होगी। और इन चारों आबंध वियोजन ऊर्जा का जो औसत होगा वही क्या कहलाएगा, औसत आबंध ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, जैसे देखिए हम समझते हैं इसको एक उदाहरण से। तो देखिए यहाँ पर CH4 है, CH4 से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मान लीजिए हमने ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH3 अणु बचा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। तो यहाँ पर जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई इस बंध को तोड़ने के लिए, वो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई, 427 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की क्या हुई, आवश्यकता हुई। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इस विशेष बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा, इतनी ऊर्जा लगी है, तो इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आबंध वियोजन ऊर्जा कहेंगे। ठीक, अब इसी तरह हम दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, तो हम अब इस हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, तो इस हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, हमें 439 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी, आबंध वियोजन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसी तरह से हम चारों हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, मतलब चारों हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बंध क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। तो इन चारों हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग आबंध वियोजन ऊर्जा की क्या पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है। अब इन अलग अलग आबंध वियोजन ऊर्जा का हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत आबंध ऊर्जा क्या होगी हमारी, तो देखिए औसत आबंध ऊर्जा, जब हम इनका औसत निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 416 किलो जूल प्रति मोल हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, औसत आबंध ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, औसत आबंध ऊर्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, औसत आबंध ऊर्जा बराबर क्या होता है, अणु को उसके परमाणुओं में विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और क्या होगा, अपॉन क्या होगा, अणु के आबंधों की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत आबंध ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो आबंध ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला कारक क्या है, पहला कारक है हमारा बंध क्रम या बंधों की बहुलता। ठीक, अब बंध क्रम और बंधों की बहुलता बढ़ने से आबंध ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, अब देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आबंध ऊर्जा समानुपाती है किसके, बंध क्रम और बंधों की बहुलता के। अब देखिए यहाँ पर बंधों की बहुलता या बंध क्रम क्या है, देखिए यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंध बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यही क्या कहलाता है, बंधों की बहुलता या बंध क्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इस वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर ये जो BO लिखा है वो क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक, तो अब इसकी हम मतलब कि जो क्या है हमारा बंध क्रम है वो यहाँ पर जाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हम इसका आबंध ऊर्जा का मान देख लेते हैं। तो देखिए आबंध ऊर्जा का मान, जब बंध क्रम क्या है, 1 है, तो आबंध ऊर्जा का मान कितना है, 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, उसके बाद जब बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है, 2 है, तो इसके लिए आबंध ऊर्जा का मान कितना है, 145 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, और इसके लिए आबंध ऊर्जा का मान क्या है, जब बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 है या बंध क्रम हमारा यह 3 है, तो इसके लिए कितना मान हो रहा है, 192 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो यहाँ पर आबंध ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो जैसे ही 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो आबंध ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए कि आबंध लंबाई। आबंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आबंध ऊर्जा के। मतलब कि आबंध लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो आबंध ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ पर कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन, फिर कार्बन बॉन्ड क्लोरीन, है ना। तो कार्बन से ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आबंध ऊर्जा का मान सबसे कम किसके केस में है, CI के केस में है। कितना है, 213 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबंध ऊर्जा का मान किस में है, तो सबसे ज़्यादा आबंध ऊर्जा का मान किस में है, कार्बन और फ्लोरीन के केस में है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो देखिए आबंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसके केस में है, कार्बन और आयोडीन के केस में। कार्बन और आयोडीन के केस में ये जो बंध लंबाई है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि जो आयोडीन है उसका जो आकार होता है या साइज़ होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए जब इसका साइज़ बड़ा होता है तो ये बड़ा बंध बनाता है। ठीक है। वहीं अगर हम कार्बन और फ्लोरीन के केस में देखें तो फ्लोरीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए ये जो बंध बनता है वो क्या बनता है, छोटा बनता है। तो मतलब कि यहाँ पर बंध लंबाई क्या है, ज़्यादा है, तो आबंध ऊर्जा यहाँ पे क्या है, कम है। यहाँ पर बंध लंबाई क्या है, कम है, तो आबंध ऊर्जा का मान क्या है, ज़्यादा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आबंधी परमाणुओं का अमाप। अमाप मतलब साइज़। ठीक है। मतलब कि जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनका साइज़ क्या है, उनका साइज़ कैसे प्रभावित करेगा किसको, आबंध ऊर्जा को। तो देखिए आबंध ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती है परमाणुओं के साइज़ के। मतलब कि परमाणुओं का आकार अगर बड़ा होगा तो आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। परमाणुओं का आकार अगर छोटा होगा तो आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अगर हम यहाँ पर देखें कि साइज़ बड़ा कहाँ है, तो साइज़ बड़ा किसके केस में है, तो देखिए टिन के केस में साइज़ क्या है, बड़ा, और कार्बन के केस में साइज़ क्या है, छोटा। तो अब देखिए जो टिन है यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा SN के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्योंकि कार्बन का आकार क्या है, छोटा, और इसका आकार क्या है, बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब यहाँ पर बंध बनेगा बड़ा तो यहाँ पर आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और आबंध ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, कार्बन कार्बन के केस में आबंध ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, संकरण का प्रकार। अब हम देखते हैं कि संकरण का प्रकार कैसे प्रभावित करता है आबंध ऊर्जा को। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि संकरण के प्रकार में यहाँ पर मैंने 3 कार्बन लिए हैं। एक तो sp कार्बन है, दूसरा क्या है sp2, और तीसरा क्या है sp3 कार्बन है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जैसे ही हम sp से sp3 की तरफ में जाते हैं तो यहाँ पर p का जो प्रतिशत है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है, और s का प्रतिशत क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है। s का प्रतिशत यहाँ पे कम है और p का प्रतिशत sp3 में क्या है, ज़्यादा है। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब P का प्रतिशत यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पर जो P है वो क्या होता है, बड़ा कक्षक होता है। तो ये बड़ा कक्षक होने के कारण ये क्या होता है, बड़ा बंध बनाता है। ठीक है। और जो S कक्षक होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो ये छोटा होने के कारण क्या करता है, छोटा बंध बनाता है। ठीक। अब जब ये छोटा बंध बनाएगा तो हमको पता है कि बंध छोटा होने से उसकी ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और बंध बड़ा होने से आबंध ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। ये हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है। तो हाँ, आई होप आपको ये आबंध ऊर्जा समझ में आया होगा। तो आप अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नोट्स डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।